नूरे इश्क। शादी में आई नूरे गलती से अपने कजन जहांगीर के कमरे में सो गई। सुबह 4 बजे वो थक हार के कमरे में आया तो किसी की मौजूदगी का एहसास करके चौंक गया। जैसे इसकी नजर कंबल में लिपटी नूरे पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। फौरन बाहर जाने को था कि अचानक किसी ने बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया। वो परेशान खड़ा था कि नूरे की आंख खुल गई। कमरे में जहांगीर को देखकर वो फौरन दरवाजे की तरफ लपकी। इससे पहले कि वो दरवाजा पीटती, जहांगीर ने इसे पीछे से दबोचकर इसके मुंह पर हाथ रख लिया। नूरे की आंखें फट पड़ी जब जहांगीर ने ऐसे, अरे वाह नूरे, तुम आ गई। हया इससे लिपट गई थी। कितनी शिद्दत से इसका इंतजार कर रही थी। दोनों ना सिर्फ कजन थीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड भी थीं। वो मुस्कुराकर हया से गले मिली थी। ये तो आना ही नहीं चाह रही थी, मैं ही जबरदस्ती से लेकर आई। जब से बड़ी हुई है फुप्पो के घर आना जाना ही छोड़ दिया है। इसने राबिया बेगम ने मसनूई खफगी का इजहार किया था। ऐसी बात नहीं है फुप्पो, मैं पढ़ाई में मसरूफ रहती हूँ और बाबा भी पीछे अकेले होते हैं, इसलिए बस आने को दिल नहीं करता, वो अपनी अजली मासूमियत से कह रही थी। हाँ भाई, दोनों बाप बेटी ही तो एक दूसरे का सहारा हो। फर्मा बरदार बेटियां ऐसे ही अपने बाप का ख्याल रखती हैं। फुप्पो के कहने पर वो मुस्कुरा दी। चंद लम्हे गुजरे थे जब जहांगीर अपने कमरे से उठकर आया। इसकी नजर हया के साथ बैठी लड़की पर पड़ी। पहले तो पहचाना ही नहीं, लेकिन फिर नूरे को देखकर हैरान रह गया। 4-5 साल पहले वो इनके घर आई थी। 16-17 साल की थी। पहचानने में वक्त तो लगता ही है, क्योंकि वो काफी तब्दील हो गई थी। पहले से ज्यादा समझदार, शर्मो हया का पैकर, पहले से ज्यादा खूबसूरत। जहांगीर इसे देखता रह गया, जबकि इसके लाउंज में आते ही वो नजरें झुका गई थी। इसके चेहरे पर लाली सी बिखर गई। शर्मो हया ने इस कदर घेरा कि वो जहांगीर को सलाम भी न कर सकी। चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं, इसने हया से कहा तो वो फौरन ही इसे अपने कमरे में ले आई। नूरे का दिल धड़क रहा था, जिसने कई साल बाद जहांगीर को देखा था। वो हमेशा से गुस्से का तेज रहा था। जब भी फुप्पो के घर आती इसे अपने इस मगरूर कजन से बहुत डर लगता, लेकिन ये राज कोई भी नहीं जानता। इससे खौफ खाने वाली नूरे दिल ही दिल में इससे मोहब्बत कर बैठी है। अभी भी अपने सामने जहांगीर को देखकर वो दिली जज्बात छुपाने के लिए हया के साथ इसके कमरे में आ गई, जहां वो अपनी शादी में पहनने वाले ड्रेस दिखा रही थी। बाबा अपनी मसरूफियात की वजह से शादी में नहीं आए थे, लेकिन इसे भेज दिया था। राबिया बेगम इसकी फुप्पो थी, जिनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा उमेर, जिसके भी शादी थी। इससे छोटा जहांगीर, गोरी चिट्टी रंगत, तीखे मर्दाना नैन नक्श। वो एक वजह से भरपूर खूबसूरत नौजवान था। जितना हैंडसम, इतना मगरूर। गुस्सा हमेशा इसके नाक पर बैठा रहता। बचपन से इसके गुस्से की बहुत आदत थी। बड़े होते साथ ही इसकी फितरत का खासा बन गई थी। और इनकी तीसरी बेटी थी, और वो थी हया, जो इन दोनों से छोटी थी और नूरे की बेहद करीबी दोस्त भी थी। इन दोनों की एक दूसरे से खूब बनती थी। नूरे के पास अपना मोबाइल नहीं था, लेकिन वो अक्सर अपने घर के लैंडलाइन नंबर से हया से बात कर लिया करती थी। फुप्पो और हया के अलावा इसने अपने बाकी दोनों कजनों से कभी कोई बात नहीं की थी। हाँ, अलबत्ता उमेर ने काफी बार इसे बिल्कुल बहनों की तरह ट्रीट किया था। बचपन में वो जब यहाँ आती थी, पिछले शायद 4-5 साल पहले भी जब वो यहाँ आई थी, तब उमेर से हल्की फुल्की इससे बात हुई थी। लेकिन इसके बरक्स वो जहांगीर को जैसे ही देखती थी उठकर इधर उधर हो जाया करती थी, क्योंकि इसका गुस्सा इसे बहुत तकलीफ देता था और इसका दिल धड़क कर इसके हलक में आ जाता था। और अब तो वो पहले से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और काफी समझदार भी। इस वजह से अब इसने इन दोनों से बात करने से गुरेज किया था। हया के साथ आकर इसकी सारी शॉपिंग देखी और फिर इसके बाद इसी के कमरे में बैठ गई। दूसरे रोज ढोलकी का फंक्शन था और इस वजह से इन दोनों को एक साथ मिलकर हर चीज डिसाइड करनी थी। हया की दूसरी कुछ अपने बाप की साइड की कजन्स भी आ चुकी थी। इनके साथ नूरे की काफी अच्छी अटैचमेंट हो गई थी। नूरे थी भी बड़ी दिल की सादा और सिंपल सी लड़की, जो चंद मिनट में ही लोगों को अपना गर्विदा बना लिया करती थी। सच बात तो ये थी कि इसे हर किसी के साथ घुल मिल जाना अच्छा लगता था। अभी वो इनकी सारी कजन के साथ घुल मिल गई थी। इनमें से एक अलिशबा भी थी।
अलिशबा भले ही खूबसूरत थी लेकिन नूरे से फिर भी कम थी। न जाने क्यों नूरे को देखकर इसकी छठी हिस्स ने इसे अलार्म किया था। नूरे को देखकर, इसकी खूबसूरती को देखकर वो जेलस हो चुकी थी। वो इन सब कजन्स में अपने आप में मगन रहने वाली लड़की, अपने सामने किसी को कुछ ना समझने वाली थी। खुद से ज्यादा अगर किसी को खूबसूरत देखती तो इससे जेलस होने लगती, और नूरे के साथ भी ऐसा होना शुरू हो गया था। आज रात तो हया का कमरा बिल्कुल फारिग था, बस कुछ कजन्स ही आई थी। बाकी की कजन्स और तमाम रिश्तेदारों की फैमिलीज ने भी आना ही था, इसलिए आज वो सब लड़कियां हया के कमरे में ही सो गई थीं। एक बेड था और दूसरी तरफ इसने फर्श पर ही मैट्रेस लगा दिया था। कुछ लड़कियां वहां और कुछ लड़कियां बेड पर सो गई थीं। किसी ने सोफे को अपना बिस्तर बना लिया। रात काफी देर तक हल्ला गुल्ला लगा रहता था। रात के 12 बजे जाकर कहीं तमाम लड़कियों को नींद आई थी, और राबिया बेगम की डाइट पर ही सबने सोने की ठानी थी। आखिरकार वो सब लोग अपनी अपनी जगह पर लंबी तान कर सोए तो सुबह 10 बजे के करीब उठी थी। हालांकि राबिया बेगम कई बार आकर इन सबको जगा गई थी, लेकिन मजाल थी कि कोई भी एक लड़की उठ पाती। रात को आखिरकार नाचने और हल्ला गुल्ला करने से आखिर फुर्सत ही किसे थी कि वो अपनी थकावट के बारे में सोचती। खैर, सब लड़कियां अपनी अपनी मस्ती में जब दिल करता उठती गईं, और 12 बजे के करीब जाकर इन लोगों ने नाश्ता किया, और फिर इसके बाद सभी लड़कियां राबिया बेगम के कहने पर ढोलकी के फंक्शन के लिए तैयार होने लगीं। लेकिन इससे पहले वो सब लड़कियां घर को सजाने में मगन थी। घर के लॉन का एक हिस्सा इस फंक्शन के लिए मुख्तस कर दिया गया, और इसमें एक हिस्सा इन लोगों ने स्टेज के लिए मुख्तस किया था। घर के मुलाजमीन के साथ मिलकर हया, नूर, अलिशबा और बाकी की कजन ने मिलकर स्टेज बनवाया था। स्टेज इस कदर खूबसूरत बना था कि यूं लगता ही नहीं था कि घर में बना है। ये सारा मंजर बिल्कुल किसी शादी हॉल की तरह लग रहा था। छोटी छोटी बत्तियां, छोटे छोटे कमकमे अलग अलग रंग में जल रहे थे। शाम के वक्त ढोलकी रखी गई। लड़कियों के साथ साथ राबिया बेगम ने लड़कों की भी ड्यूटी लगा दी थी कि लड़कियों को किसी चीज की जरूरत हो या फिर इन्हें किसी चीज में मुश्किल पेश आए तो ये लड़के इनका हाथ बटा दें। इन सब में जहांगीर सरे फेरिस्त था। वो इस घर का वो वाहिद बेटा था जो इस शादी में इधर से उधर फिर रहा था। हर एक काम उसकी जिम्मेदारी थी। वो इस वक्त मुलाजमों के साथ मिलकर फंक्शन के लिए कुर्सियां वगैरह लगा रहा था। जब इसकी नजर सामने स्टेज पर काम करती लड़कियों के झुंड पर पड़ी थी, और सामने जब इसकी नजर गई तो वो वहीं का वहीं रह गया। न जाने क्यों इस लड़की को देखकर इसका दिल धड़कना भूल जाता था। वो सांस लेना तक भूल जाता था। बस एकटक इस लड़की को देखता रहता था। कल जब वो आई थी तभी वो इसके होश उड़ा गई थी, और अब सारा दिन इंतजार करने के बाद एक झलक इसकी देखी तो वो वहीं का वहीं साकित रह गया, जबकि नूरे इसकी जानिब नहीं देख रही थी। इसकी नजर कहीं और थी, लेकिन इसके साथ बैठी अलिशबा की नजर जहांगीर पर पड़ चुकी थी। जहांगीर इस वक्त मैरून कलर के सूट में मलबूस था, और इस पर इसने एक सब्ज रंग का रुमाल भी ओढ़ रखा था, जिसे इसने सिर्फ गले में मफलर के तौर पर लटकाया हुआ था। वो इंतहा का खूबसूरत लग रहा था। इस रंग में इसकी रंगत मजीद निखर चुकी थी, और बस वो अलिशबा इसको देखती रह गई। और वो इसी चाह में तो यहाँ पर आई थी कि वो किसी तरीके से जहांगीर को देख सके। जहांगीर की नजर नूरे पर थी, जबकि इसे यूं लग रहा था जैसे वो इसकी जानिब देख रहा हो। वो मुस्कुराई तो अचानक वो भी मुस्कुरा दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जहांगीर की मुस्कुराहट इसके लिए थी या फिर इसके साथ बैठी नूरे के लिए। अब वो आहिस्तगी से उठी और इसकी जानिब जाने लगी कि जहांगीर एकदम नजरें चुराते हुए राबिया बेगम की जानिब मतवज्जो हो गया। राबिया बेगम इससे कुछ सौदे लाने के लिए कह रही थी। वो सौदा सलफ लाने के लिए वो पर्ची इनके हाथ से लेता हुआ घर से बाहर निकल गया। कुछ ही लम्हों बाद जब वो घर वापस आया तो अलिशबा दरवाजे पर खड़ी थी, और इससे पहले कि वो आगे बढ़ता वो जल्दी से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए इसके हाथ से कुछ सामान लेने लगी। अरे जहांगीर, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप कुछ सामान मुझे दे दें, देखें आप थक गए होंगे। वो मसनूई मुस्कुराहट के साथ इसकी जानिब बढ़ी थी, लेकिन वो हैरान हो चुका था। एक्सक्यूज मी, ये आप जहांगीर मुखातिब कैसे करेंगे? आप नहीं जानती हमारे घर की रस्म और रवायत को। कोई भी कजन अपने दूसरे कजन को नाम से नहीं बुलाती। यहाँ की सब लड़कियां कजन को भाई के तौर पर बुलाती हैं। आपको मुझे भाई कहना चाहिए, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ।
वो एकदम से सख्त हुआ। माजरत चाहती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मकसद नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूं। आप ये सामान मुझे दे दें, मैं आपकी हेल्प करना चाह रही थी। वो मासूमियत से गोया हुई। मुझे नहीं चाहिए किसी की हेल्प। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं खुद अपने काम कर सकता हूँ। और वैसे भी इस घर का बेटा मैं ही हूँ जो काम कर सकता हूँ, बाकी तो दूल्हे राजा हैं। और खबरदार, दोबारा मुझे भाई कहे बगैर मुखातिब किया। वो पहले से ज्यादा गुस्से में बोला तो पीछे खड़ी नूरे का दिल एकदम से कांपा था, जबकि वो इस चीज से अनजान थी कि इसकी तरह पीठ किए खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि नूरे ही है। वो इसे गुस्से से कहता हुआ आगे बढ़ गया। जाने इस शख्स को गुस्से के अलावा और कोई काम नहीं, जहां देखो वहीं पर गुस्सा उतार रहा था। इन्हें लिहाज घर में कोई मेहमान आया हुआ है। अगर एक दो दिन ये मेरे पापा के पास रह जाते तो इन्हें भी अकल आ जाती कि मेहमानों के साथ किस तरह से बात करते हैं। वो इसके गुस्से से खौफ खा चुकी थी और दिल ही दिल में इस शख्स के बारे में सोच रही थी कि अगर इसके बाप ने इसकी तरबियत की होती तो वो आज इस तरह लड़ाका इंसान नहीं बल्कि नूरे की तरह मोहब्बत और शफकत करने वाला होता। नूरे खामोशी से ये सब कुछ सोचती हुई आगे बढ़ गई, जबकि इसके पीछे खड़ी अलिशबा अभी भी गुस्से से पांव पटक रही थी। इसका खून एकदम खोल गया। सारे काम निपटाने के बाद सभी लड़कियां ढोलकी के फंक्शन की तैयारी करने लगीं। ढोलकी के लिए सभी लड़कियां बाहर जमा हो गईं और फिर ढोलकी का फंक्शन बड़े अच्छे तरीके से गुजर गया। लेकिन इस सारे फंक्शन में अलिशबा ने नोट कर लिया था कि जहांगीर इसे नहीं बल्कि इसके बजाय नूरे की तरफ देख रहा है और इसी गेम में ही इंटरेस्ट ले रहा है। शादी से बात करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी इस चीज का कंफर्म नहीं था। कल मेहंदी थी और मेहंदी के लिए भी लड़कियों को तैयारी करनी थी। इस वजह से राबिया बेगम के इसरार पर सब लड़कियां रात को 12 बजे से पहले अपने अपने कमरों की तरफ चल दी थीं, जबकि अब तो घर में मेहमान भी थे। आखिर में हया और नूरे जब थक हार कर अपने कमरे की तरफ आईं तो यहाँ पर तमाम कजन्स और इनकी माएं भी मौजूद थीं। नीचे मैट्रेस हत्ता के सोफे और बेड समेत तमाम जगह पर कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पर वो दोनों सो सकते। वैसे भी इन दोनों को ज्यादा रश वाली जगह से एलर्जी थी। इस वजह से नूरे हया की तरफ देख रही थी। हया ने इसे हाथ के इशारे से ठंडा रहने को कहा और फिर आहिस्तगी से इसका हाथ पकड़ती हुई कमरे से बाहर ले आई थी। बारी बारी तमाम कमरों को चेक करने के बाद इन दोनों को पता चला कि हर कमरे में बहुत बहुत मेहमान हैं और अब दोनों ने कमरे का रुख किया और वो कमरा था जहांगीर का। जहांगीर मेहंदी के फंक्शन में लड़कियों में नहीं जाता था, इस वजह से वो अपने तमाम कजन्स के साथ छत पर ही मौजूद था और इन सब लड़कों की हंसी की आवाजें वो दोनों बासानी ऊपर सुन सकती थी। हया ने कुछ सोचते हुए नूरे से कहा, देखो नूरे, अब तो कोई जगह नहीं, बस एक कमरा ही है और वो है जहांगीर भाई का। वो लड़कों के साथ है तो मेरे ख्याल से वो तमाम रात कमरे में नहीं आएंगे और जब तक वो आएंगे हम दोनों सोकर उठ चुके होंगे। इसलिए आ जाओ, हम इन दोनों के इनके कमरे में सोएंगे, वरना हमारी तो जगह कहीं भी नहीं है। गेस्ट रूम भी सारा लोगों से भर चुका है। घर में पहली बार खुशी का मौका आया था और इर्द गिर्द के सभी रिश्तेदार इनके घर पर ऐसे पलट आए थे जैसे मक्खियां किसी मीठी चीज पर भिनभिनाती हैं। लेकिन हया, तुम तो जानती हो कि वो इनका कमरा है और अगर ऐसे वो आ गए तो फिर। वो शशोपंज में मुब्तला थी और इसका दिल नहीं मान रहा था। अरे नूरे, कुछ नहीं होता, वो मेरे भाई हैं और बहुत अच्छे हैं, ऐसे गुस्सा करते रहते हैं, लेकिन जब तुम इनके नर्म और खूबसूरत शख्सियत को देखोगी तो तुम ये भूल जाओगी कि वो गुस्सा करते हैं। खैर आ जाओ जल्दी से। वो इसके हाथ से पकड़ती हुई इस बेडरूम में ले आई। ना चाहते हुए भी नूरे हया के साथ यहाँ सो गई थी। इसने जैसे बेड के तकिए पर सर रखा, थकावट की वजह से इसकी आंखें बंद होने लगीं और फिर कुछ ही देर में वो दोनों नींद की वादी में डूब गए। रात के 4 बज रहे थे जब अचानक होने वाली दस्तक ने हया को बेदार कर दिया। इसने मोबाइल में टाइम देखा तो हैरान हुई। वो सोचने लगी शायद जहांगीर भाई अपने कमरे में आ चुके हैं। वो इन्हें बताने के लिए कि आज की रात वो और नूरे इनके कमरे में रुकेंगी। वो दरवाजे तक चली आई। जैसे दरवाजा खोला, सामने अलिशबा को देखकर वो हैरान रह गए। आप इस वक्त सब खैरियत तो है? इसने आंखें मलते हुए सवाल किया। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे पत्ती नहीं मिल रही। तुम ऐसा करोगी कि मुझे चाय बना दोगी? अलिशबा ने सर दबाते हुए कहा तो हया ने खौफजदा होकर अपनी चचाजाद बहन को देखा और ना चाहते हुए भी सर हिला गई। वो इनके घर मेहमान के तौर पर मौजूद थी, इसलिए इनका कहा मानना इस पर फर्ज था। वैसे भी अलिशबा के सर में दर्द था
और वो शक्ल से काफी बीमार दिखाई दे रही थी। हया ने इस बात में सर हिलाया और दुपट्टा उठाने के लिए बेड की तरफ बढ़ी। अलिशबा फातिहाना मुस्कुराहट लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हया चुपचाप किचन में चली आई। वो जमाइयां लेते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। इसके दोस्तों ने इसे कहा भी सही कि मेहमान खाने में रुक जाओ, मगर वो चाहता था कि यहाँ बैठा रहा तो सारी रात बातें होती रहेंगी, इसलिए वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो शदीद थकावट का शिकार था। रात गए तक फंक्शन होता रहा। घर में हू का आलम था। इसका दिल चाहा कि चाय पिए, मगर इस वक्त नींद इतनी हावी हो चुकी थी कि वो रुक नहीं सका और अपने कमरे में चला आया। जैसे वो कमरे में आया और दरवाजा बंद किया, लाइट ऑन करते ही इसकी नजर बेड पर कसमसाते हुए वजूद पर पड़ी। वो हैरान होकर इसे देखता रह गया। इसे लगा शायद रात गए तक जागने की वजह से इसे सही से दिखाई नहीं दे रहा। वो वापस पलटा और फिर मुड़कर देखा तो नूरे सो रही थी। लाइट ऑन करने की वजह से वो उठ बैठी। वो घबराते हुए फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर लॉक घुमाने पर भी दरवाजा नहीं खुला। वो जोर जोर से लॉक को तोड़ने की हद तक खोलने की कोशिश करने लगा, मगर शायद किसी ने दरवाजा पीछे से बंद कर दिया था। वो हिचकिचाते हुए नूरे से नजरें चुरा गया, जबकि इसे सामने देखकर वो परेशान होकर उठ खड़ी हुई। जहांगीर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो डरते डरते बोली तो पल भर को जहांगीर का दिल चाहा कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। वो किसी और इरादे से हरगिज कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। वो बस आराम करना चाहता था। इसे नहीं मालूम था कि नूरे वहां सो रही है। नूरे फटी फटी निगाहों से इसे देख कर रह गई। ऐसे लगा कि जहांगीर दरवाजा बंद करके इसकी तरफ बढ़ रहा है। वो घबराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, इससे पहले कि वो दरवाजा पीटना शुरू करती। जहांगीर ने इसे बाजू से दबोचा और दीवार के साथ पेन कर दिया। क्या कर रही हो? दरवाजा क्यों बजा रही थी? वो गुस्से से धारा तो नूरे काम कर रह गई। आपने दरवाजा क्यों खोल दिया और यहाँ क्या कर रही हैं? वो घबराते हुए बोली। इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मैं यहाँ सोने आया था, मुझे नहीं मालूम कि तुम यहाँ सो रही थी, और मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। किसने पीछे से दरवाजा बंद किया है? तुम खामोश रहो, मैं कुछ सोचता हूँ। वो इसे छोड़ते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाजा खुल नहीं रहा था। नूरे ने बकायदा रोना शुरू कर दिया। इसको रोता देखकर वो झंझला रहा था। कोई हल नहीं सूझ रहा था। अगर दरवाजा बजाता तो घर में सभी मेहमान मौजूद थे। सबको पता चल जाता कि नूरे इस वक्त इसके कमरे में मौजूद है। लोगों की नजर में इस मासूम लड़की का किरदार मशकूक होकर रह जाता, और वो ऐसा नहीं चाहता था। वो कमरे में टहलते हुए कुछ सोचने लगा। मुझे यहाँ से जाना है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? मेरे बाबा तो मर ही जाएंगे। वो रोते हुए बोली। तो जहांगीर ने गुस्से से घूरकर इसे देखा। मैं भी तुम्हारी इज्जत की परवाह कर रहा हूँ। अगर दरवाजा बजाए तो सब जमा हो जाएंगे। रुको, मैं उमेर भाई को फोन करता हूँ। वो जल्दी से मोबाइल उठाते हुए उमेर को कॉल मिलाने लगा। उमेर अभी भी किचन से चाय लेकर अपने कमरे में दाखिल हुआ था। जहांगीर की कॉल देखकर वो हैरान हुआ कि आखिर वो इस वक्त कॉल क्यों कर रहा है। जल्दी से कॉल अटेंड की तो वजह जानकर हैरान रह गया। दबे कदमों वो जहांगीर के कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां से अलिशबा को जाते हुए देखा। इससे थोड़ी हैरानी हुई, मगर वो तो किचन में चली गई थी। वो इस बात को नजरअंदाज करते हुए जहांगीर के कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे से दरवाजा खुला तो जहांगीर एक सर्द आह भरी। नूरे रोते हुए कमरे से निकलती चली गई। वो सीधा किचन की तरफ आई। अलिशबा, जिसने ये साजिश रचाई थी, वो फौरन अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। मामा जल्दी उठे, मैंने नूरे को जहांगीर के कमरे में जाते हुए देखा है। यही वक्त है जब हम इसे बदनाम कर सकते हैं, अलिशबा ने कहा तो फिरोजिया बेगम हैरान रह गई। ये इनकी बेटी किन चक्रों में पड़ गई थी, लेकिन वहां जाके मैं क्या करूंगी? फिरोजिया बेगम ने बेटी की तरफ देखा तो अलिशबा सर थाम कर रह गई। आप जहांगीर के कमरे में जाएंगी, इसे बोलेंगी कि मैंने ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। वहां पर नूरे को देकर हंगामा खड़ा कर देना। आगे मैं संभाल लूंगी, तब तक मैं सबको जगाती हूँ। वो जल्दी से कहते हुए कमरे से निकल गई। फिरोजे बेगम ने बीमारी की अदाकारी करते हुए भतीजे के कमरे की तरफ चली आई। दरवाजा बजाया तो जहांगीर दरवाजा खोले बाहर आया। वो इस वक्त शर्टलेस था। फिरोजे बेगम ने नजरें चुराई। बेटा, वो मुझे ब्लड प्रेशर चेक करवाना था, तबीयत बोझल सी हो रही थी।
फिरोज़े बेगम ने जबरदस्त अदाकारी की तो पल भर को जहांगीर को शक नहीं हुआ। वो उन्हें लेकर कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा खुले रहने दिया। फिरोज़े बेगम ने इर्द गिर्द देखा मगर वहां कोई भी नहीं था। बेटा, मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर लूं? इन्होंने कांपती आवाज में कहा तो जहांगीर को एतबार हो गया कि सच में इनकी तबीयत खराब है। वो दबे कदमों वॉशरूम तक चली आई। सारा वॉशरूम छान मारा मगर नूरे इन्हें कहीं भी नहीं दिखी। वो अपनी बेटी अलिशबा को सलावातें सुनाकर रह गई। ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तब तक अलिशबा जहांगीर की माँ को भी जगा चुकी थी, ये कहते हुए कि उसने नूर को इसके कमरे में जाते हुए देखा है। राबिया बेगम को अपने बेटे पर एतबार था मगर फिर अलिशबा के इसरार करने पर वो जहांगीर के कमरे तक चली आई। मगर जहांगीर को सोता हुआ पाकर शर्मिंदा होकर अलिशबा की आंखें दिखाकर रह गईं। वो खामोशी से सर झुकाए। आखिर नूरे कहाँ गई और ये दरवाजा किसने खोला था? वो पीछ ताप खाकर रह गई। जल्दी से किचन में आई तो देखा हया और नूरे बैठी चाय पी रही थी। नूरे बैठी चाय पी रही थी। नूरे की आंखें लाल हो रही थी, यानी वो रोई थी। वो समझ गई कि हया ने इसकी मदद की है। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आप ही, मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, आपके करने हैं तो मुझे बता दें। नूरे ने खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए अलिशबा से पूछा तो इसके दिमाग में अचानक एक प्लान बना। वो मुस्कुराते हुए अपने कपड़े लेकर इसे थमा गई। पहले मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, फिर मुझे कुछ काम है। वो बाल छटकते हुए कह रही कर वहां से चली गई। नूरे मुस्कुराते हुए कपड़े इस्त्री करने लगी। इससे घर के सारे काम करने की आदत थी। अभी भी वो तकरीबन सबके कपड़े इस्त्री कर चुकी थी। नूरे, कहाँ हो तुम? जल्दी से इधर आओ। हया के कमरे में से आवाज आई तो वो इस्त्री बंद करते हुए हया के कमरे की तरफ बढ़ गई। नूरे के वहां से जाते ही अलिशबा वहां आई और इसका सूट फैलाते हुए जल्दी से ऊपर इस्त्री रख दी और वहां से भाग गई। अचानक बदबू की वजह से जहांगीर का वहां से गुजर हुआ तो वो हैरान रह गया कि आखिर इतनी बदबू कहाँ से आ रही है। इसी स्टैंड पर यूं सूट को जलते हुए देखकर वो फौरन भागा मगर सूट पर बहुत बड़ा निशान बन चुका था। इसके एक हाथ में इस्त्री थी जबकि दूसरे हाथ में वही सूट उठाया हुआ नूरे वहां आई तो जहांगीर को इस तरह देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जहांगीर इसका सूट जला सकता है। वो गुस्से से अपना सूट झपट कर रोते हुए कमरे में भागी थी। तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? हया ने इसे रोते हुए देखा तो घबरा गई। तुम्हारे भाई ने मेरा सूट जला दिया है। इसके रोने में शिद्दत आ गई। हया ने इसके हाथ से सूट झपट कर खोलकर देखा तो फ्रॉक दामन से जल चुका था। वो बेयकीनी से इसका सूट देखे जा रही थी। वो लाल कलर का बहुत प्यारा फ्रॉक था। हर किसी ने नूरे के इस फ्रॉक की तारीफ की थी, शायद अलिशबा को हजम नहीं हुई। अब मैं क्या पहनूंगी? वो रोते हुए कुर्सी पर जा बैठी। आज बारात का दिन था। हर तरफ गहमा गहमी थी। सभी लोग अपनी तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे थे। रात देर से सोने की वजह से सुबह भी सब देर से उठे। 12 बज रहे थे। 4 बजे रवानगी बारात थी। इतने कम टाइम में वो सूट कहाँ से लाती? देखो भाई, ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसे नहीं है हया। अपने भाई की सफाई दी तो नूरे इसे घूर कर रह गई। अच्छा, मैं भाई को कहती हूँ, वो नया सूट ला देंगे। रोना तो बंद करो। वो झंझलाते हुए बोली तो नूरे ने अपनी आंखें साफ की और उठ खड़ी हुई। मुझे तुम्हारे भाई के एहसान की जरूरत नहीं है। वो गुस्से से कहते हुए कमरे से निकल गई। हया ने अपना सर थाम लिया। न जाने कौन था जो नूर के काम बिगाड़े जा रहा था। वो जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ी और सूट देखने लगी। इसने कुछ एक्स्ट्रा सूट भी लिए थे, शायद इनमें से कोई नूरे को पसंद आ जाए और वो आज के लिए पहन ले, वरना वो ऐसे ही मुंह बसोरे फिरने वाली थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मॉल ले जा सकता हूँ, तुम अपने लिए सूट ले लेना। जहांगीर ने शर्मिंदा होकर नूरे को मुखातिब किया। क्या वो सर दर्द की वजह से चाय बना रही थी? जब जहांगीर वहां चला आया तो बस सूट को बचाना चाह रहा था। न जाने किसने सूट पर इस्त्री रख दी थी। मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए, वो तलखी से कहते हुए चाय उंडेलने लगी। यकदम चाय उसके हाथ पर गिरी तो वो सिसक कर रह गई। जहांगीर जल्दी से आगे बढ़ा और इसका हाथ नल के नीचे रख दिया। ठंडा पानी पड़ा तो जलन की शिद्दत कम हुई। अलिशबा किसी काम से किचन में दाखिल हुई। इनको इस तरह एक दूसरे में खोया हुआ देखकर वो अंदर तक उलक उठी। यहाँ क्या हो रहा है? वो सख्त लहजे में बोली तो नूरे जल्दी से जहांगीर से फासला बना गई। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? और ये तुम्हारा घर नहीं जहां तुम इतनी ऊंची आवाज में बात करोगी?
जहांगीर ने गुस्से से अलिशबा को घूरा और वहां से निकलता चला गया। नूरे बेबसी से हाथ देखकर रह गई। जो लाल हो रहा था वो अलिशबा को नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगी। जब अलिशबा ने इसका जला हुआ हाथ थामा और अपनी तरफ खींचते हुए सख्ती से बोली, जहांगीर से दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी बात सुनकर नूरे ने हैरान होकर इसे देखा और किचन से निकलती चली गई। इसके आंसू मतवातर बह रहे थे। वो कमरे में आते वॉशरूम में घुस गई। इसको इस हालत में देखकर हया सर पकड़ कर रह गई। न जाने अब किसकी बात सुनकर आई थी। वो इंट्रोवर्ट थी और ऐसे लोगों को जवाब देना नहीं आता था। यही वजह थी कि अक्सर लोगों की बातें इससे बुरी लग जाती और वो वहीं बैठकर रोने लग जाती। ये सूट मैं नूरे के लिए लाया हूँ, मुझे जो चीज समझ में आई मैं ले आया। यार मैंने सच में इसका सूट नहीं जलाया। वो तो जब आया था इसके सूट पर किसी ने इस्त्री रख दी थी। वो सफाई देते हुए बोला तो हया ने अपना सर पकड़ लिया। न जाने किसने वहां इस्त्री रख दी थी। हो सकता था कि नूरे भूल चुकी हो। वो सर झटक कर रह गई। अच्छा अब इसे बताना मत कि ये सब मैं लाया हूँ, वरना वो पहनेगी नहीं। वो मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया। इसकी मुस्कुराहट पर हया को ताज्जुब हुआ मगर सर झटक कर रह गई। जैसे नूरे आंखें मलते हुए बाहर आई, सेम वैसा सूट देखकर हैरान रह गई। ये सूट कौन लाया है? वो मुस्कुराते हुए बोली। तो हया सोच में पड़ गई कि इससे क्या जवाब दे। ये सारी मैचिंग की चीजें मैंने निकाली और ये सूट मेरे पास था। तुम्हें याद है हमने इकट्ठे लिया था मगर मैंने पहना नहीं था, तो ये तुम पहन लो। कलर डिफरेंट है मगर तुम पर बहुत प्यारा लगेगा। ब्लू कलर जहांगीर का फेवरेट था और वो इसे इस रंग में दिखना चाहता था, इसलिए जानबूझकर लाल रंग का फ्रॉक होने के बावजूद वो ब्लू लाया था। अच्छा जल्दी से जाओ और ये सूट पहन लो, हमें पॉलर भी जाना है। हया ने इसे धक्का देते हुए वॉशरूम की तरफ धकेला तो वो नरोटे अंदाज में कपड़े उठाकर चली गई। वो बिल्कुल इसके साइज के कपड़े थे। वो पहनकर बाहर आई, लंबे बाल पुश्त पर बखेरे हुए। हया ने देखा तो वो हैरान रह गई। यारी कलर तो तुम पर बहुत सूट कर रहा है, हया ने इसके इर्द गिर्द घूमते हुए कहा तो नूरे मुस्कुरा कर रह गई। तुम बिना हमेशा इस तरह की बातें करती रहती हो। वो शर्माते हुए बोली तो हया इसे जोर से गले लगा गई। सच में बहुत प्यारी लग रही हो, अभी तो मेकअप होना भी बाकी है। मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। वो मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, जबकि नूरे मेकअप का सामान बैग में डालते हुए ज्वेलरी वगैरह देखने लगी। चूड़ियां भी इसके हाथ के साइज की थी। इसे हैरत हुई मगर इसने चूड़ियां पहन ली। अचानक कमरे का दरवाजा नॉक हुआ तो वो जल्दी से पलटी। जहांगीर को सामने देखकर वो जल्दी जल्दी सर पर दुपट्टा जमाने लगी। जहांगीर भाई आप यहाँ? अभी इसने लफ्ज अदा किए थे जब जहांगीर मबहूत होकर ऐसे देखता रह गया। वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वही नूरे है। ब्लू कलर सच में इस पर खूब जच रहा था। वो इसकी नजरों से घबराते हुए रुख फेर गई। जहांगीर होश की दुनिया में वापस आया। मैं हया को ढूंढ रहा था, मुझे इसका काम था। वो बहाना बनाते हुए कमरे से निकल गया। नूरे पलटी तो वो वहां नहीं था। वो सर झटक कर रह गई। वो पॉलर से तैयार होकर बाहर निकली तो जहांगीर इसे देखता रह गया। वो पलक नहीं झपका पा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसे मेस्मराइज कर दिया हो। भाई किसी को देख रहे हैं? हया ने इसके सामने चुटकी बजाई तो वो होश की दुनिया में वापस आया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये जानती तो थी मगर जहांगीर के रवैये ने इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। बेशक वो इससे मोहब्बत करती थी मगर वो अपने बाप की बात भी कभी भूल नहीं पाई थी। इन्होंने कसम दी थी कि वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे इनकी तरबियत पर सवाल हो। नूरे की माँ इसको पैदा करते ही वफात पा गई थी। इसके बाप ने ही इसकी तरबियत की थी। वो जहांगीर को पसंद तो करती थी मगर कभी इजहार नहीं कर पाई थी। वो अपने किरदार पर सवालिया निशान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सारा रास्ता वो गुनगुनाते हुए बाहर देखने लगी। जहांगीर भी गाहे बगाहे शीशे के जरिए इस पर नजर डाल लेता। हया मोबाइल पर मसरूफ रही। अच्छा तुम दोनों जाओ, जब तक मैं बाकी मेहमानों को ले आता हूँ। जहांगीर ने दोनों को कहा तो वो अच्छे बच्चों की तरह सर हिलाते हुए आगे बढ़ गई। नूरे सीधा स्टेज पर उमर की बीवी की तरफ बढ़ गई, जबकि हया कॉल सुनने के लिए वहीं थोड़ा फासला बनाते हुए खड़ी हो गई। नूरे बहुत प्यारी लग रही थी। राबिया बेगम ने मोहब्बत से कहा तो अलिशबा इनकी तरफ मतवज्जो हुई। ये नूरे के लिए सूट कौन लाया था? राबिया बेगम के वहां से जाते अलिशबा ने हया से सवाल किया।
तो इसने फौरन मोबाइल बंद करते हुए इसकी तरफ देखा। क्यों आपी, आपको अच्छा नहीं लग रहा? हया ने तंजन कहा, क्योंकि वो इसकी चाल समझ चुकी थी। नहीं, वो बहुत प्यारी लग रही है, अलिशबा ने जलन को एक तरफ रखते हुए जवाब दिया। तो हया मुस्कुराई। हाँ जी, मेरे भाई की पसंद जो है प्यारी तो होनी थी, हया ने बेदिहानी में कहा। मगर अलिशबा को तो मतवज्जो देखकर फौरन बोली, मैं सूट का कह रही हूँ। वो नजर बदलने लगी। अलिशबा गुस्से से नूरे को देख रही थी। मैंने तो तुम्हारे भाई को शॉपिंग मॉल जाने को बोला था, वो मेरे साथ नहीं गया और नूरे के लिए खुद सूट लाया, वो बेयकीनी से कहते हुए हया को देखने लगी। हया आबरू उचकाते हुए वहां से आगे बढ़ गई। अलिशबा ने जलन के मारे मुट्ठियां भींच ली। इसका बस नहीं चल रहा था कि नूरे को बदनाम करके सबकी नजरों में गिरा दे। अम्मी, आपको कुछ करना होगा, वरना मैं सच में अपनी कलाई काट लूंगी। आज ही तायाजान से इस रिश्ते के मुतालिक बात करें। वो रोते हुए बोली तो फिरोजे बेगम इसकी तरफ मतवज्जो हो गई। कैसी बातें करते हो, कोई छोटी बच्ची नहीं हूं, सख्ती से कहते हुए वो रुख फेर गई। आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर मैं खुद कुछ करूंगी। वो पैर पटकते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गई। वेटर से जूस लिया और नूरे के साथ जाकर खड़ी हुई। जानबूझकर पांव अटकने का ड्रामा किया और सारा जूस नूरे के कपड़ों पर गिरा दिया। नूरे जल्दी से जूस गिरने की वजह से उठ खड़ी हुई, मगर इसका फ्रॉक भीग चुका था और सबने हैरान होकर इसकी तरफ देखा था। सॉरी, वो मेरा पांव अटक गया, अलिशबा ने बेबसी से कहा तो नूरे सर झटक कर रह गई। पहले इसका मूड ऑफ था, वो खामोशी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। ये लो 20,000 रुपये, तुमने वॉशरूम जाना है जहां वो लड़की गई है। इसके बाद मैं वहां आऊंगी और तुम दोनों को नाजेबा हालत में देखकर चिल्लाऊंगी। सभी लोग जमा हो जाएंगे और तुम इस बात की गवाही दोगे कि इस लड़की के कहने पर आए हो, समझे? अलिशबा ने वेटर को समझाते हुए कहा तो वह इस बात में सर हिला गया। जहांगीर ने अलिशबा को वेटर के साथ देखा तो वो हैरान रह गया कि वो वेटर को इतने सारे पैसे क्यों दे रही है। पूरे हॉल में देख लिया, इसे नूरे कहीं दिखाई नहीं दी। वो वेटर को वहां जाते हुए देखकर इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, कहीं अलिशबा तो ये सब नहीं कर रही। वो जल्दी जल्दी बड़े बड़े कदम उठाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम? वो दूसरी तरफ मुंह किए कपड़े साफ कर रही थी। जब वेटर ने इसे गले लगाने की कोशिश की तो इसे धक्का देकर दूर जा खड़ी हुई। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? जहांगीर ने धार कर कहा तो वो वेटर वहां से भाग गया। इसने चेहरा छुपाया हुआ था जिसकी वजह से जहांगीर देख नहीं पाया। वो भागकर नूरे की तरफ आया तो वो रोते हुए इसके गले लग गई। भाई, आदमी मेरे साथ अभी, इसने आधा जुमला अदा किया था जब जहांगीर ने इसके होंठों पर उंगली रख दी। खामोश रहो, मुझे तुम पर एतबार है। अभी इसने कहा ही था जब अलिशबा राबिया बेगम और फिरोजे बेगम के साथ वहां आ पहुंची। देख लीजिए अपनी पाकीज़ा भतीजी के करतूत, कैसे गैर मर्द के साथ गुलछड़े उड़ा रही है, अलिशबा ने सख्ती से कहा। तो राबिया बेगम बेयकीनी से नूरे को देखकर रह गईं। राबिया बेगम बेयकीनी से नूरे को देखकर रह गईं। तो मेरी बेटी के बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? मुराद हसन ने चीखते हुए कहा तो अलिशबा कहने लगी, जो आप देख रहे हैं आपकी बेटी बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वो भी तो। इससे पहले वो कुछ कहती कि राबिया बेगम ने इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। ये सब क्या कह रही है नूरे? मुराद हसन ने गुस्से से कहा तो नूरे सर झुकाकर रोने लगी। मामू जान, मैं इसको पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। जहांगीर ने फौरन से सफाई दी तो मुराद साहब ने आगे बढ़कर बेटी के मुंह पर 2 थप्पड़ मारे। आज से अभी से तुम मेरी बेटी नहीं हो और घर लौटने की जसारत मत करना, वो गुस्से से कहते हुए वहां से निकलते चले गए। मामा, आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? राबिया बेगम को देखते हुए जहांगीर ने कहा तो वो इस बात में सर हिला गई। मैं भी इस वक्त नूरे से निकाह करूंगा, वो हतमी फैसला करते हुए वहां से निकलता चला गया। अलिशबा रोने लगी, जबकि फिरोजे बेगम ने बाकी औरतों को बुलाकर सारी हकीकत गोश गुजार कर दी। लोग नूरे के किरदार पर बातें कर रहे थे, वो सर झुकाकर रह गई। जहांगीर के एक जुमले ने इसकी जिंदगी बदल दी थी। इसका और जहांगीर का निकाह हुआ। इसका बाप निकाह के फौरन बाद वहां से चला गया और आखिरी बार बाप के हाथों रुखसत भी नहीं हो पाई। तुम यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जहांगीर ने नूरे का हाथ थामा तो वह इसका हाथ झटक कर रह गई। अलिशबा वहां से रोते हुए माँ को ले जा चुकी थी। वो बचपन से जहांगीर को पसंद करती थी। इसकी माँ ने इससे वादा किया था कि इसकी शादी होगी तो सिर्फ जहांगीर से होगी, मगर आखिरी वक्त में इसने जिस लड़की को फंसाना चाहा, इसने इसका सब कुछ छीन लिया। अभी जहांगीर ने नूरे का हाथ पकड़ा था जब इसने जोर से झटका दिया।
कनी नजरों से ये बात छुपी न रह सकी। रुखसती हुई तो वो लोग मलिक पैलेस पहुंचे। हया बहुत खुश थी जबकि नूरे मुसलसल रो रही थी। अब उमेर की शादी के साथ साथ नूरे और जहांगीर की शादी भी हो गई थी, और राबिया बेगम के लिए इससे बढ़कर और क्या था। वो तो चाहती यही थी कि वो अपनी आंखों के सामने अपने दोनों बेटों की खुशियां देखें, और अब खुदा ने ये वक्त ला दिया था। घर लाने के बाद राबिया बेगम ने इसे खूब समझाया था कि बेटा देखो, जो होता है बिल्कुल अच्छे के लिए होता है, और अल्लाह ताला इस वक्त तक कुछ नहीं करते जब तक इंसान वो बोझ उठाने के लायक नहीं हो जाता। और अब देखो तुम पर अगर ये सब कुछ हुआ है तो इसका बोझ तुम उठा सकते थे। फिर इसके बदले में, इस सब्र के बदले खुदा ने तुम्हें कितना सब कुछ दिया। तुम्हारी कजन से शादी हो गई और इसके साथ साथ एक इतना अच्छा घर बार मिल गया। अब अपने आंसू पूंछो और इसके बाद मैं तुम्हें रोता हुआ ना देखूं। और अब आखिरी रस्म अदा करनी है। ये कहने के बाद वो मेहमानों की तरफ मतवज्जो हो गई, जबकि अब नूरे ने भी आहिस्तगी से खुद को संभाल लिया था। इन दोनों को एक साथ बैठाकर इनकी शादी की आखिरी रस्म अदा करने के बाद इन दोनों को मेहमानों की तरफ से कुछ फुर्सत मैसर आई थी। राबिया बेगम ने हया को इशारा किया तो हया नूरे को उठाते हुए इसके कमरे की जानिब बढ़ गई। इसे बेड पर बिठाते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे नूरे, तुम जानती नहीं हो कि मैं इस रिश्ते से कितनी खुश हूँ। भले ये सब कुछ बहुत अचानक और सरप्राइजिंग था, लेकिन तुम जानती हो मेरे दिल की मुराद भर आई थी। एक तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड, ऊपर से मेरी फेवरेट कजन, और मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपने साथ ले आऊं, लेकिन कमबख्त ये एक अलिशबा दरमियान में आ गई थी। तुम फिक्र ना करो, आज जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ एक ना एक दिन सामने जरूर आएगा, और तुम फिक्र ना करो, तुम्हें यहाँ पर इतना प्यार मिलेगा कि तुम इस सारे हादसे को भूल जाओगी। ये कहते हुए वो इसके माथे पर प्यार करते हुए वहां से चली गई थी। कुछ लम्हे बाद दरवाजे की दस्तक हुई तो एकदम से नूरे का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो जिससे मोहब्बत करती थी इससे वो मिल गया था। एक तरफ तो इसे अपनी खुशनसीबी दिखाई दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इसकी आंखों में आंसू थे। वो शख्स इतना गुस्से वाला था, न जाने वो इसके साथ क्या करने वाला था, न जाने पूरी जिंदगी वो इसके साथ गुजार सकती थी या नहीं। दरवाजे के खुलने पर इसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। वो खुद को ठीक करते हुए बेड पर बैठ गई, लेकिन आंसुओं से आंखों में अभी भी जारी थी। वो आहिस्तगी से चलता हुआ इसकी जानिब आया। इसके साथ आकर वो बैठा और खामोशी से इसे देखने लगा। इसकी नजरें अपने चेहरे पर पाकर वो बेहद नर्वस होने लगी। ऐसे यूं लगा जैसे अभी वो बात करेगा तो गुस्सा करेगा, और वो इसके गुस्से से सहम सी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले लम्हे वो इसका हाथ पकड़े हुए नरमी से इसकी ठोरी पर उंगलियों की गिरफ्त डालते हुए इसकी ठोरी को अपनी तरफ कर गया, जबकि नूरे का दिल जोर से धड़का था। इसकी आंख से एक आंसू टूटकर इसके गाल पर बिखरा था। इसके दिल में एक दर्द सा था जो आंसू बनकर बह रहा था। जो कुछ आज हुआ था इसने इसे लर्जा कर रख दिया था, और इसके साथ साथ इसके बाप का मान भी टूटा था, जिसके साथ साथ इसका अपना दिल भी टूट चुका था। अरे ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? खबरदार, आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इसका चेहरा ऊपर करते हुए मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था, लेकिन इसकी आंखों से बहने वाले आंसू ने इसके दिल को कुछ किया था। वो अपनी उंगली से इसके चेहरे को साफ करते हुए नरमी से गोया हुआ तो इसे कुछ हौसला हुआ था। ऐसे हया की वो बात याद आई जब इसने कहा था कि मेरे भाई की नरमी और खूबसूरत शख्सियत को जब तुम देखोगी तो तुम्हें ये लगेगा भी नहीं कि वो कभी गुस्सा भी कर सकते हैं। अगले लम्हे वो इसका हाथ पकड़े हुए था, अपने करीब कर गया, और वो इसके इतने ज्यादा करीब आकर बैठी, अपनी धड़कनों पर काबू नहीं पा रही थी। मैं बहुत खुश हूँ, देखो नूरे, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम जानती हो कि आज सिर्फ मेरी शादी की खुशी नहीं, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया। हाँ नूरे, मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ, लेकिन तुम जानती हो मैं कभी कह नहीं पाया। दूसरा, तुम डर कर साइड हो जाती थी, मुझसे कभी बात भी नहीं करती थी, और हमेशा से दूर दूर रहती थी। तुम्हारा शर्माना न जाने मुझे बेहद पसंद था, और अब मैं अम्मी से बात करने वाला था, लेकिन ताया जान ने हमें ये इशारा दिया कि वो अलिशबा की शादी मुझसे करना चाहते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो आफत मेरे सर से टली। लेकिन जो कुछ हुआ इसमें हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मुझे तुम मिल गई। वो मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामे बैठा था। आखिरी बात पर इसने इसके हाथ पर बोसा दिया तो वो करंट खाकर पीछे हटी, लेकिन इसने इसका हाथ नहीं छोड़ा। वो जानता था कि वो ऐसी लड़की नहीं थी और इस वक्त इसका शर्माना बनता ही था, लेकिन इसके इस तरह करंट खाने पर वो हैरानगी से इसे देखने लगा तो इसने नजरें झुका ली। क्या हुआ, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं? वो इसके चेहरे के तासुरात को देखते हुए बोला तो वो जल्दी से नफी में सर हिला गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हकीकत तो ये है कि मैं बचपन से आपको पसंद करती थी।
लेकिन कभी जुबान पर नहीं लेकर आए, क्योंकि मुझे अपने बाबा की इज्जत बेहद अजीज थी। लेकिन आज तो मैं इनकी नजरों से गिर गई। आपने देखा नहीं था कि जिस तरीके से बाबा ने मुझे धुतकारा। एक बार फिर वो हिचकियों से रोने लगी तो वो जल्दी से उठकर इसके सादा करीब आ गया और इसे अपने सीने से लगा लिया। ये सब कुछ इतना जल्दी था कि नूरे को कुछ समझ नहीं आया। इससे मुस्कुराते हुए इसके सर पर थपकी देते हुए इसे दिलासा देते हुए कहा, तुम बस खुश हो जाओ और मेरा साथ दो। और ये सारी साजिश इस अलिशबा की रचाई है। ये सब कुछ मैं इनके सामने लाकर रहूंगा। कल का दिन ही मुझे दे दो, बस कल सुबह ही सुबह ये सब कुछ मैं सामने लाकर रहूंगा। तुम्हारे बाबा के सामने एक बार फिर से तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी मोहब्बत बहाल करके रहूंगा। इसने अटल लहजे में कहा तो नूरे को भी कुछ तहफ्फुज का एहसास हुआ। इसने भी रोना बंद कर दिया। दूसरे रोज सुबह ही सुबह जब इसकी आंख खुली तो इसने देखा कि नूरे आईने के सामने खड़ी अपने बालों में ब्रश कर रही थी। इसने आज गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था जो इसकी सुर्ख सफेद रंगत पर निहायत ही जच रहा था। आज से पहले इसने इसे इस तरीके से तैयार हुआ नहीं देखा था। इसके लंबे बाल आज वो इसे फुर्सत से देख रहा था। इसने मुस्कुराते हुए इसे देखा और पीछे करता इसे देख रहा था। वो बेख्तियार वहां से उठा और इसके करीब आया। वो मुस्कुराते हुए इसके बालों को नरमी से छुआ तो वो मुस्कुरा दी, क्योंकि कल तक जो इससे डर और खौफ के इसके रग रग में बसा हुआ था वो कल रात ही कहीं रफू चक्कर हो गया था। इसे समझ आ गई थी कि ये इंसान इसके लिए किस तरीके से मोम था, और जिस शख्स को वो दुनिया का सबसे सख्त तरीन इंसान समझती थी वो तो इस दुनिया का सबसे नरम दिल इंसान था। आज वो इससे डरी नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए इसकी जानिब मुड़ी थी और एकदम इसके सीने से लग गई, जबकि जहांगीर के दिल में एक ठंडक का एहसास हुआ और इसे लम्बे दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दोनों एक झटके से एक दूसरे से दूर हुए। ये तो शुक्र था कि दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। जहांगीर आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो बाहर हया इसकी मुंतजर थी। भाई भाभी, आप दोनों को नीचे बुलाया जा रहा है, जल्दी से आ जाए, नाश्ता कर लें। वो मुस्कुराती भी अंदर झांक कर बोली। पीछे खड़ी नूरे शर्मा गई और इसके शर्माने पर हया शरारत से मुस्कुरा दी, जबकि जहांगीर ने अपने बालों में उंगलियां फेरी थीं जैसे ऐसे इन सब चीजों से कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। इसने आंखें भी एक साइड से दूसरी साइड पर कर दी। हया मुस्कुराते हुए वापस चली गई और वो भी फ्रेश होकर इसके साथ नीचे आया। नीचे आते अभी वो डाइनिंग टेबल पर न आया था कि पीछे से मुलाजमा ने इसे आवाज दी, जहांगीर साहब बाहर तमाम वो मुलाजमीन आए हैं जिन्हें आपने शादी में ड्यूटी पर लगाया था। इन्होंने कहा है कि आप इन्हें बुला रहे हैं। अरे हाँ, इन्हें मैंने बुलाया। ठीक है, मैं आता हूँ। ये कहते हुए इसने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सभी लोगों की जानिब देखा, जिनमें मुराद, हसन, फिरोजा बेगम और राबिया बेगम, अलिशबा और तमाम लोग मौजूद थे। शोर शराबा भी बहुत था, लेकिन जहांगीर को देखकर सभी खामोश हो गए। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप लोग बैठकर नाश्ता करें। ये कहते हुए वो डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया, जबकि एक साइड पर दो कुर्सियां पड़ी थीं, जिनमें से एक पर जाकर नूरे बैठ गई और अगले लम्हे चेयर को घसीटती हुई अलिशबा उठ खड़ी हुई। नूरे ने आंखें उठाकर देखा। इसकी आंखों में नूरे को हकारत महसूस हो रही थी। वो उठकर जाने लगी। बाहर से शोर की आवाज आई और अगले लम्हे एक मुलाजिम वहीं टेबल के सामने पड़ा हुआ। सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैरत से इस तरफ देख रहे थे। जब वो मुलाजिम नीचे गिरा तो सभी लोग उठ खड़े हुए। मुराद हसन आगे बढ़े। ये क्या कर रहे हो तुम? देखो, इस बच्चे को क्यों मार रहे हो? मामू जान, आप नहीं जानती कि ये इंसान कौन है। ये वो इंसान है जिसने आपकी बेटी पर इल्जाम लगाया और किसी के कहने पर लगाया। बताओ बताओ अभी के। ये कहते हुए इसने मुलाजिम के गिरबान से पकड़ा और एक हाथ से इसके कान के पीछे थप्पड़ मारने लगा कि वो दोनों हाथ आगे जोड़ता हुआ रोते हुए कहने लगा, साहब जी मुझे मत मारे। ये सब कुछ मैंने अलिशबा बीबी के कहने पर किया था और जो वो यहाँ हुआ वो सब कुछ अलिशबा बीबी के कहने पर हुआ। इन्हीं के करने पर तो नूरे बीबी का सूट जला और इन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ। मुझे माफ कर दें। इन्होंने ये सारी गेम रचाई थी और मुझे पैसे दिए थे। मैं माफी मांगता हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। यह सुनना था कि राबिया बेगम ने हकारत से इस जानिब देखा। फिरोजा बेगम शर्मिंदा सी नजर आ रही थी, जबकि इनके सामने खड़ी अलिशबा एकदम से गंग थी। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुराद हसन आहिस्तगी से पीछे मुड़े और अपने सामने खड़ी नूरे को देखने लगे। आगे बढ़ते हुए इसने इसके सर पर हाथ रखते हुए इसे अपने सीने से लगाया। मुझे माफ करना बेटी, न जाने कैसे मैंने तुम्हारे किरदार पर शक कर लिया। अपनी तरबियत पर मुझे यकीन नहीं आ रहा, पर बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। ये सब कुछ सामने आना था और वो सब कुछ सामने खुलना था कि खुदा ने मुझे दिखाना था।
میری بیٹی ایسی نہیں۔ وہ روتے ہوئے باپ کے سینے سے لگی جبکہ وہ مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ رابعہ بیگم اس سے پہلے کہ کچھ کہتی فیروزہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے وہاں سے جا چکی تھی۔ شرمندگی نے ان دونوں کو یہاں پر ٹکنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ باقی سبھی لوگ ان دونوں کی اس چیز پر بے حد خوش تھے۔ مراد حسن نے ہاتھ بڑھا کر جہانگیر کو اپنی طرف بلایا اور جہانگیر بھی ان کے سینے سے لگ گیا۔ جہانگیر نے آنکھیں اٹھا کر سینے سے لگی نورے کو دیکھا۔ نورے بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے مسکرا کر شرماتے ہوئے نیچے دیکھ لیا اور اس کا شرمانا جہانگیر کو اچھا لگا تھا۔ حیا اور رابعہ ان دونوں کی نظریں وار رہی تھی۔ اب کو سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس گھر میں مزید خوشیاں آ چکی تھیں۔ عمیر اور اس کی بیوی بھی مسکراتے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ خدا نے کیسے ان دونوں کو ملایا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب دو دلوں کو ملانے پر آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملن ممکن ہے یا نہیں، وہ بس کن فرما دیتے ہیں، اور خدا ہر کسی کی محبت پر کن فرمائے، آمین۔